नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 34वीं वीडियो है लक्ष्मीकांत की सीरीज की 6th एडिशन की किताब की। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3। तो मेन चीज है कि भाई क्रिटिसिज्म कौन कौन से बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज किया गया है और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे मैंने क्रिटिसिज्म और सिग्निफिकेंस को दोबारा लिख दिया, सिग्निफिकेंस रिपीट हो गया तो इसको कैंसिल मान लीजिए। और राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, जब बात होती है राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 में, तो एक्जैक्टली कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, तो एक तो हो रही है आर्टिकल 265 की बात, एक हो रही है आर्टिकल 300A की बात, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल प्रॉपर्टी बना दिया, लीगल राइट बना दिया गया, और एक हो रही है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कुछ कुछ फंडामेंटल राइट जैसे हैं, बट इनको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। और उसके बाद इस वीडियो के बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट एक चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। तो आई होप शुरू करने से पहले दोस्तों आपने इस किताब को खरीद लिया होगा और इस किताब को अपने सामने रख के मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए। मुझे पता है बहुत सारे जो मेरे कोर फॉलोवर्स हैं वो लोग दबा देते हैं, बाकी लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं कुछ नहीं जा रहा, फॉलोवर्स ज्यादा है, लाइक दबाने में क्या जाता है यार, दबा दो, ठीक है। आपके लाइक दबाने से और शेयर कर देने से मेरे थोड़े और व्यूज बन जाएंगे, ज्यादा बनेंगे तो मैं और ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगा आपके पढ़ाई के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म हमारे सामने निकल के आता है फंडामेंटल राइट्स का, वो है एक्सेसिव लिमिटेशन। क्या बोलता है ये बोल रहा है कि भैया फंडामेंटल राइट जितने दिए नहीं उससे ज्यादा आपने एक्सेप्शंस लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उसमें क्वालिफिकेशन लगा दी, एक्सप्लेनेशन लगा दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में राइट टू रेजिडेंसी को जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट बनाना है तो वो केवल पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। फिर उसी तरह देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कुछ ऐसे प्रोविजंस को जोड़ा गया जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एम्प्लॉयमेंट में जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ओवरऑल वो फंडामेंटल राइट्स की आप कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन थी, जो प्रायोरिटी थी, जो व्यू पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स उसके अगेंस्ट थे, बट वो भी जरूरी थे क्योंकि जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको ऊपर उठाना जरूरी था। तो कुल मिला के इस एक्सेसिव लिमिटेशन वाले क्लॉज के अंदर ये कहने की कोशिश की गई कि देखिए जितने आपने राइट दिए नहीं उससे ज्यादा आपने उसके ऊपर एक्सेप्शंस लगा दिए। तो सब्जेक्ट टू फॉरेन रिलेशंस, सब्जेक्ट टू पीसफुल फॉरेन रिलेशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, तो आपने इतना सब्जेक्ट लगा दिया है, इतना लिमिटेशन लगा दिया है कि फंडामेंटल राइट्स तो बचे ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने पता फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला है, जसपत राय कपूर ने फंडामेंटल राइट्स को बोला है लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जसपत राय कपूर क्या बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यानी फंडामेंटल राइट्स को इस हद तक लिमिट कर दिया गया है कि ये चैप्टर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट लगाता है, ऐसे जसपत राय कपूर जी का बोलना है। अब आप बोलोगे जसपत राय कपूर कौन है, तो देखिए जसपत राय कपूर का जन्म हुआ था 1896 में, इनकी मृत्यु हुई 1984 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राज्यसभा के मेंबर थे। 1952 से लेकर 1962 के टाइम पीरियड में राज्यसभा के मेंबर्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की डिबेट चली होगी उसमें जसपत राय जी ने अपनी ये बात बोली होगी। तो कुछ लोगों को ये समझ में आया कि भाई देखिए फंडामेंटल राइट्स दिए आपने, बट उन फंडामेंटल राइट्स में आपने इतने इफ्स एंड बट्स लगा दिए कि वो फंडामेंटल राइट रहे नहीं, उसमें आपने बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस लगा दिए। लेकिन देखिए दोस्तों ये एक्सेप्शन जरूरी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ का कल्चर बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक डिवाइड, सोशल डिवाइड, हर तरीके का डिवाइड है। तो एक सोशली एडवांटेज बंदा जो कि सो कॉल्ड जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपर क्लासेस वाले इतना दबाते थे कि भाई वो नीचे की क्लासेस ऊपर कैसे आएंगे, तो कुछ लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी फंडामेंटल राइट्स पे। क्योंकि आप बिल्कुल ब्लैंकेट फंडामेंटल राइट्स रख दोगे तो उन फंडामेंटल राइट्स को कोट करके जो ज्यादा एडवांटेजेस कंडीशन में क्लासेस थी, जो आपके कास्ट थी, वो नीचे की कास्ट वालों को कभी ऊपर नहीं आने देंगे, तो जो अमीर है वो गरीबों को कभी ऊपर नहीं आने देंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए लिमिटेशंस लगाना यूजफुल था, जरूरी था। बट इस एक्सेसिव लिमिटेशंस को लगाना दोस्तों काउंटर प्रोडक्टिव भी हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। यहां पे ये बोला जा रहा है कि हमारे संविधान में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो पॉलिटिकल हैं। तो ऑल राइट्स आर पॉलिटिकल, देयर आर नो सोशल राइट्स एंड देयर आर नो इकोनॉमिक राइट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी जैसी कोई चीज है नहीं। अब इसको किस टर्म्स में कहने की कोशिश की जा रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यूएसए में सिटीजन है दोस्तों, मान लीजिए कि आप कल की डेट में H1B वीजा पे यूएसए में जाते हैं, कई साल वहां पे रहते हैं, फिर आपको वहां पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है और कुछ दिन बाद आप इमिग्रेट करके यूएसए के सिटीजन बन जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। या फिर कोई यूएसए में जन्मा है, वहां का सिटीजन है, उसको एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिलता है। वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होता है। उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि इस इंसान ने अपने पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में कितना पैसा कमाया, इसने कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, इसकी प्रेजेंट हालत क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम में है ये पर्सन तो इसको क्या कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें वहां के सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर के साथ जुड़ी होती हैं। तो जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर है इससे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें बहुत सी चीजें कर सकते हो। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो सरकार से आपको थोड़ी बहुत मदद भी मिल सकती है। इस तरीके का क्या कोई कार्ड इंडिया में है, तो नहीं है। अब इस तरीके का कार्ड बनाने की कोशिश हो रही है आधार के थ्रू। एक्चुअली आधार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश हो रही है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के भी आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, बट बहुत मुश्किल है उस लेवल पे इसको लेके जाना। तो ऑथर ये कह रहा है कि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई राइट टू वर्क नहीं है, कोई राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब देखिए राइट टू वर्क,
और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये है हमारे डीपीएसपी में। और जो चीज डीपीएसपी में वो राइट्स नहीं हो सकती, क्योंकि राइट्स क्या है, राइट्स वो होते हैं जिनको आप कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट में जो जो चीजें लिखी हैं उसको आप लेके जा सकते हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हो कि सर देखिए हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारी मदद करिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब संविधान को बनाया तो उनको पता था कि देखिए हमारे पास ज्यादा पैसा है नहीं, हम लोग अभी अभी गुलामी से बाहर आए हैं, हम इतने राइट्स नहीं दे सकते, तो राइट टू वर्क और राइट टू एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें हम नहीं दे सकते। इसीलिए उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया, जो कि नॉन जस्टिसेबल है, तो आप इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। तो बोला जा रहा है कि भैया काहे के फंडामेंटल राइट, जब एम्प्लॉयमेंट का राइट नहीं है, वर्क का राइट नहीं है, लीजर का राइट नहीं है, राइट टू रेस्ट का। आप देखिए राइट टू रेस्ट और राइट टू लीजर फिर भी सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन्फर कर सकता है, बट राइट टू वर्क और राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें सरकार का खर्चा होगा। तो यहाँ पे इस बात पे भी फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज किया गया है कि इन चीजों को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया। आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करो, खासकर यूएसए कनाडा की बात कर लीजिए, यूरोप की कंट्रीज की बात कर लीजिए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और ये ऑस्ट्रिया, इस तरीके की कंट्रीज में आपको बेसिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बेसिक राइट टू वर्क मिलता है, और वहां मिल भी सकता है दोस्तों, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, वहां पे लोग कम है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बट इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बोला गया कि यूएसएसआर, जो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर था, और चाइना में भी इस तरीके के राइट्स दिए गए थे, वो कितने वहां पे लागू हुए इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया। तो ये बोला गया कि ना हमें किसी तरीके का सोशल राइट दिया गया, ना हमें किसी तरीके का इकोनॉमिक राइट दिया गया, जो भी राइट्स दिए गए वो पॉलिटिकल है। अब ये बात देखिए पूरी तरीके से गलत है दोस्तों, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देने की पूरी कोशिश हुई है हमारे देश में। हालांकि अब ये जितने भी राइट्स हैं वो सस्टेनेबल तरीके से दिए जा सकते हैं। जो नेता नगरी आके ये बोलती कि नहीं भैया हम सबको नौकरियां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास। समझ गए दोस्तों? तो कितने सोशल राइट्स दिए जा सकते हैं, कितनी इकोनॉमिक राइट्स दिए जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि स्टेट की कैपेबिलिटी क्या है, और इंडिया की स्टेट की कैपेबिलिटी पैसों के केस में थोड़ी कम है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्रिटिसाइज किया गया। आगे चलते हैं, नो क्लैरिटी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो शब्द लिखे गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में थोड़े वेग हैं, एम्बिगस है, मतलब उनके बहुत से मतलब निकलते हैं, कुछ क्लियर नहीं है। कौन से शब्दों की बात की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों आपका, जैसे कि एक शब्द है पब्लिक ऑर्डर, फिर लिखा हुआ है माइनॉरिटीज, फिर हमारे देश में लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये सब बहुत वाइड वर्ड्स हैं और इनके कुछ क्लियर कट मीनिंग निकल नहीं रहे। अब पब्लिक ऑर्डर की डेफिनेशनों में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की डेफिनेशन में, पब्लिक इंटरेस्ट की डेफिनेशन में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो कोई भी नियम कानून बना सकती है सरकार पब्लिक इंटरेस्ट का झांसा देके। तो ऑथर यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप इस तरीके के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये है क्या? इनके क्लियर डेफिनेशन दीजिए, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में इनकी डेफिनेशन दीजिए, इकोनॉमिक टर्म्स में इनकी डेफिनेशन दीजिए, वो दी नहीं है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या निकल के आती है कि सरकार डिसाइड करेगी कि क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट। तो अब जब सरकार ही इन चीजों को डिसाइड करेगी तो लोगों के हाथ में क्या आया, ठेंगा? तो फंडामेंटल राइट्स किस बात के हुए, जब इन शब्दों का मतलब सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि इन शब्दों के आधार पर फंडामेंटल राइट्स को सरकार रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। हालांकि पूरी तरीके से मैं फिर बोलूंगा कि ये जो क्रिटिसिज्म है वो सही नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का सही मतलब निकालने के लिए हमारी जुडिशरी है। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो सरकार को चेक करने के लिए हमारी जुडिशरी है। फिर ये भी बोला गया दोस्तों कि जो हमारा संविधान है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे संविधान के लिए बहुत अच्छी चीज बोली जाती है, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द लॉयर्स फॉर द लॉयर्स, मतलब वकीलों ने मिलकर हमारे संविधान को बनाया और वकीलों के लिए बनाया। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे वो वकील थे, नेहरू साहब खुद वकील थे, बहुत सारे लोग वकील थे। तो अब जब सबके सब वकील हैं दोस्तों, तो वकीलों की भाषा आएगी, लीगल लैंग्वेज आएगी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था अपनी भाषा में कि वो समझ में भी लॉयर्स को ही आएगा, नॉर्मल इंसान को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए सर आइवर जेनिंग्स ने हमारे संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बोला है पैराडाइज फॉर लॉयर्स। ठीक है, आगे बात है नो परमानेंसी। मतलब कुछ लोगों ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है मतलब कि कोई भी इन फंडामेंटल राइट्स को बदल सकता है, एबॉलिश कर सकता है, कोई भी मतलब पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकती है। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया 1978 में, उसको एक लीगल राइट बना दिया। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है पार्लियामेंट में, वो कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को काट सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है दोस्तों। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए उस समय पे 1973 के टाइम पीरियड में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में काफी टसल हो रहा था। आप सोचिए 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, 1975 में लग गई इमरजेंसी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में टक्कर सी हो रही थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि उसके पहचान वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो टसल की स्थिति आएगी।
कुछ उस तरह का उस समय पे चीजें हो रही थी। तो आप देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है उनको अमेंड नहीं कर सकती। अब उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया 1973 में कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा, लेकिन आगे आने वाले कोर्ट जजमेंट्स में धीरे धीरे हमारे सामने ये आना शुरू होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या। और अभी के लिए दोस्तों ये जो क्रिटिसिज्म है कि हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को कभी भी बदला जा सकता है, कभी भी पार्लियामेंट काट सकती है, ये सही नहीं है। आज की डेट में हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। ऐसे ही सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती, कभी नहीं हटा सकती। किसी हाल में हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे नहीं छीना जा सकता, तो सरकार गिर जाए या फिर उससे पहले जुडिशरी उन फंडामेंटल राइट्स को हटा देगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन पड़ी हुई है। कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन सब चीजों को नल एंड वॉइड बोल सकती है, हालांकि बहुत कम चांस है कि इन चीजों को नल एंड वॉइड बोला जाएगा। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल बन चुका है, ओके, बिल एक्ट बन चुका है, वो लागू हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन वो लागू हो चुका है। दोनों चीजें लागू हो चुकी है, हालांकि दोनों डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चेंज अगर फंडामेंटल राइट्स में करेगी हमारी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाएगा, और वो केस लोगों के फेवर में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट कभी भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं होने देगी, इतना तो हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके अंदर पावर का लालच आ ही जाता है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी मच वल्नरेबल। आप खुद सोचो, आप में से कोई भी इंसान हो, इंक्लूडिंग मी, कोई भी, अगर हमारे हाथ में एक लिमिट से ज्यादा ताकत दे दी जाएगी ना, तो हम भी शायद घमंड के नशे में चूर हो जाएंगे। एक समय के बाद हमको, कुछ लोग तो कुछ होते ही नहीं, उन दो कौड़ी की उनकी औकात नहीं होती, तब भी वो हीरो बनते फिरते हैं। कुछ नहीं किया होता उन्होंने अपनी जिंदगी में, कुछ पाया नहीं होता है, उसके बाद भी इधर उधर हीरो बने फिरते हैं कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, पता नहीं वो क्या समझते हैं अपने आप को, है क्या वो, कोई उनको बताओ कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। 30,000 की नौकरी क्या लग गई, हीरो बने घूम रहे हैं कि भैया मैं तो जाने क्या बन गया, ठीक है। आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं ना, कलेक्टर किसी की कोई औकात नहीं। प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है यार, कोई भी कुछ भी बोल देता है प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में। तो जरूरी भी है ये। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक हाथ में, एक आदमी के हाथ में आप ताकत दे दोगे ना एक लिमिट से ज्यादा, तो बंटाधार होना है। देख लीजिए चाइना में क्या हो रहा है। जी जिनपिंग एक अकेला आदमी ताकतवर है और पूरी दुनिया में उसने दरखाट मचा रखा है, पूरी दुनिया की शांति उसने भंग करके रख दी। एक छोटी सी उसको माफी मांगनी थी कोरोना वायरस के लिए, वो नहीं मांगी गई, उल्टा पूरी दुनिया में बवाल छेड़ दिया और उल्टी सीधी बातें करी। खैर वो एक अलग चीज है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश नहीं होने देगी। हालांकि क्रिटिसाइज किया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स को इस बेसिस पे कि ये परमानेंट नहीं है। उसके बाद सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान केवल दो राइट्स, आर्टिकल 20 और आर्टिकल इसके सस्पेंड नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत है। इमरजेंसी लगी है तो क्या हो गया, आप फंडामेंटल राइट्स को क्यों सस्पेंड कर रहे हो? इमरजेंसी लगी हो चाहे ना लगी हो, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे क्रिटिसाइज करने को बोला जा रहा है। मतलब अगर कल की डेट में इमरजेंसी लग जाती है तो जो मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हमारे देश में, आप उनके राइट्स को खतरे में डाल दोगे, ये तो गलत बात है। फंडामेंटल राइट्स तो हमेशा रहना चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नॉट इमरजेंसी ना हो। अब आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सोचिए दोस्तों, कल के डेट में इंडिया चाइना के बीच में जंग हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लड़ाई हो जाती है, लड़ाई चल रही है, इमरजेंसी लग गई पूरे देश में, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, केवल 20 और 21 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हुआ। अब मान लीजिए जंग हो गई पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया चाइना के बीच में जंग हो गई, पूरा का पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। लगी जाएगी, कहीं से भी अटैक हो सकता है भाई। चाइना कहो हम्बनटोटा पोर्ट से अपनी नेवी को डिप्लॉय कर दो इस तरफ, कहो जो आपका डिजिबूटी है वहां से डिप्लॉय कर दे, किसी तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो पूरे देश को एक यूनिट बनना है तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? कि कल की डेट में कोई पर्सन खड़ा होकर इंडिया में ये बोल दे कि नहीं भाई मैं तो चाइना के साथ हूँ, हम चाइना के साथ हैं, हम अलग हो जाएंगे इंडिया से, चाइना से मिल जाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? भाई देश को एक यूनिट बनकर लड़ना है। अगर कुछ हमारे ऊपर आपदा आई है, नेशनल इमरजेंसी ऐसे तो लग नहीं जाएगी। क्या 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद आज तक इमरजेंसी लगी है? नहीं लगी, लग भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी लगेगी सरकार, बिना वजह इमरजेंसी लगेगी सरकार जुड़ जाएगी, गिर जाएगी। इंदिरा गांधी के समय पे 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, वैसी इमरजेंसी आज की डेट में नहीं लग गई है। हमारी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो गई है, उस तरीके की इमरजेंसी अपने मन मुताबिक लगाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बट ये जरूरी है कि अगर सच में ऐसी कोई आपदा आ जाती है, चाइना के साथ युद्ध हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, उस समय पे हमारा देश एक होना जरूरी है। उस समय पे देश भर के लोग कुछ भी खड़े होकर बकवास ना करने लगे, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जरूरी है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मान लीजिए उस समय पे कुछ लोगों के साथ अत्याचार हुआ, तो उस अत्याचार को रोकने के लिए क्या करेंगे? तो उस अत्याचार को रोकने के लिए 2021 है ना भाई। 2021 क्यों एक्टिव रखे गए नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे? 2021 क्या बोलते हैं? जाके पढ़िए, मैंने 2021 पढ़ाया है।
आपकी पर्सनल फ्रीडम को वायलेट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आर्टिकल 20 के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो इमरजेंसी के दौरान। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 वायलेट नहीं होगा। तो ये क्रिटिसिज्म मेरे हिसाब से सही नहीं है। इमरजेंसी के दौरान भी एक पर्सन की पर्सनल फ्रीडम वायलेट ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं हमारे संविधान में। हालांकि फिर भी लोगों का यह बोलना है कि अगर इमरजेंसी हो चाहे ना हो, फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट रहने चाहिए। आगे चलते हैं। एक्सपेंसिव रेमेडी क्या बोलता है एक्सपेंसिव रेमेडी? देखिए, जुडिशरी का काम है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं लेजिस्लेचर की वजह से या किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन की वजह से, अब तक मैं ये होप करता हूं कि आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का फर्क पता है। तो अगर लेजिस्लेचर की वजह से या एग्जीक्यूटिव की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। अब ये बोला जाता है कि भाई देखिए, कोर्ट का जो प्रोसेस है एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो लॉयर्स की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है, तारीख पे तारीख तो आगे की डेट मिलती जाती है, तो उसके चलते उस पर्सन का खर्चा भी बढ़ता रहता है। तो एक्सपेंसिव रेमेडी बताया गया है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप जुडिशरी के पास जाओगे, जुडिशरी के पास जाने के बाद भी आपका काफी खर्चा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्लॉज ऐसा है कि सच में इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। अगर देखा जाए जो सबसे पोटेंट क्रिटिसिज्म है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जाके वीडियो देखिए। ये मैं कुछ हद तक कहता हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए दोस्तों, जब कॉलोनियल ताकत ब्रिटेन हमारे यहाँ राज करता था तब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन था। अब इस तरीके की स्थिति हो कि भैया कोई एक स्टेट हमारा सेक्रेट कर जाए इंडिया से, मतलब ये बोलने लगे कि हम इंडिया से अलग हो जाएं, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हो, तब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाओ तो समझ में आता है। या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट से, तब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाओ तो सही हो सकता है। लेकिन स्टेट को आर्बिट्ररी पावर देना ये किसी तरीके से सही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इस बेसिस पे बहुत जस्टिफाई किया गया है, इस बेसिस पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को आज की डेट में हमने लीगल बना रखा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ज्यादातर, मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं मिलेगा। हालांकि जो टोटलिटेरियन कंट्रीज है चाइना जैसी, वहां तो इससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन लॉस है, ये बोला गया। हालांकि हमारे यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आर्बिट्ररी नहीं है। इसमें भी एक ऐसी कमेटी बनती है जहां पे हाई कोर्ट के जजेस बैठते हैं और वो बताते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने पूरा लेक्चर बनाया आर्टिकल 22 पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जाके देखिए। तो देखा जाए एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हमारे यहाँ पे आर्बिट्ररी नहीं है, उसके अगेंस्ट भी चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी चीजें फंडामेंटल राइट्स में नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं किसकी, नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। अच्छा, एक और बात दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन बड़े खतरनाक एक्टों में लगता है, ड्रग्स जैसे एक्टों में, टेररिज्म जैसे एक्टों में। ओके, तो अगर ड्रग्स और टेररिज्म की बात करी जाए तो कुछ हद तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को जस्टिफाई कर सकते हो। अब क्या सही है दोस्तों, क्या गलत है, इस पे कमेंट करने के लिए तो पता नहीं कितने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बातचीत करते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स बातचीत करते हैं, क्या सही क्या गलत उस पर तो हम लोग छोड़ देते हैं। फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि हमारा जरूरी क्या है, जरूरी मैंने आपको बता दी चीजें। ये सब पॉइंट्स आपको काम आएंगे दोस्तों। कभी अगर आपके सामने सवाल आ गया ना कि क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स को किसी चीज के साथ कनेक्ट करके किसी कंटेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ लिया गया, तो आप वहां पे इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर सवाल भी करवा दो, तो देखिए दोस्तों मेरी एक लिमिट है, मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस दिन में अपलोड कर रहा हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। धीरे धीरे करके जैसे मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी और कुछ अच्छा होगा मैं और वीडियोस जोड़ता जाऊंगा। मुझे पता है आपका सिलेबस कंप्लीट करना मेरी पहली प्रायोरिटी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी प्रायोरिटी है, बट उसको थोड़ा मैं भी पोस्टपोन कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। ये बोला जा रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी प्रॉपर फिलॉसफी पे बेस्ड नहीं है। हमारी जो फिलॉसफीज हैं वो बहुत डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है आइवर्जेनिक्स ने। स्टेटमेंट क्या है ये पढ़ लीजिए, पॉज करिए और इस स्टेटमेंट को पढ़िए। पढ़ लिया? आइवर्जेनिक्स ये बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी चलती है उसके एलिमेंट्स मिलते हैं। फिर ब्रिटेन में आजादी से पहले, यानी इंडिया की आजादी से पहले ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी उसके कुछ व्यू पॉइंट्स मिलते हैं इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में। फिर ब्रिटेन के रूल के खिलाफ इंडिया में जो अपोजिशन हुआ उसके कुछ आप कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में। फिर इंडिया में जो दकियानुसी ख्यालात थे, जो सोशल प्रैक्टिसेस थी बेकार, उन सोशल प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने के लिए जो चीजें लेके आई गई उनको हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया, जैसे कि अनटचेबिलिटी। तो इन सब चीजों से मिलकर बना दिया गया है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को। तो चूंकि इन सब चीजों से मिलकर बनाया गया है तो कोई एक कांस्टेंट आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी निकल के नहीं आती संविधान की। और जब कांस्टेंट आइडियोलॉजिकल निकल के नहीं आती तो बड़ा लेंदी सा हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, एक कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सा केस लॉ बनता है जिसको डिसिफर करने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रॉब्लम होती है। ये बोल रहे हैं कौन, आइवर्जेनिक्स। मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या फिलॉसफी पे हमारा सिद्धांत बेस्ड नहीं हो सकता।
इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे रिलीजन्स हैं। तो अगर किसी एक फिलॉसफी पे आप हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को बेस कर दोगे तो वो किसी ना किसी की तरफ डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। अभी का जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबको इंक्लूड करने की कोशिश करता है। तो आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट कि भैया कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डेसिफर में प्रॉब्लम आती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केस के कंटेक्स्ट के हिसाब से और जरूरी चीजों के हिसाब से अपना डिसीजन देता है, और वो सही है। किसी भी एक पॉलिटिकल पैमाने पे, किसी भी एक फिलॉसफी पे, किसी भी एक आइडियोलॉजी पे आप इतने बड़े देश भारत के सारे सेक्शंस को माप नहीं सकते। तो हमें वेरिएशन की जरूरत है और वो हमारे पास है, हमारे संविधान में ये बातें बोली गई। फिर आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए सिग्निफिकेंस तो मैं आपको कई सब बता चुका हूँ, क्रिटिसिज्म शॉर्ट्स कमीज देख ली, इसके लिए किताब आई होप आपने खोल रखी हो। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या बता रखा है कि भाई बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, बिल्कुल है भाई, बेड रॉक तो है ही। फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हैं तो लोगों के पास कुछ अपने खुद के राइट्स हैं जिनके बेसिस पे वो चीजों को बोल सकते हैं आके, अनटिल अनलेस वो चीजों दूसरों की तरफ डेलिबरेटरी ना हो, अपने व्यू पॉइंट्स को दे सकते हैं और लोगों के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से सरकारें काम करती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स मटेरियल प्रोटेक्शन करते हैं और मॉरल प्रोटेक्शन करते हैं एक किसी पर्सन का, ठीक है। तो मॉरल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कुछ इसके बारे में चीजें पता चलती हैं फंडामेंटल राइट्स से। मेंटल प्रोटेक्शन कैसे है कि भाई किसी भी तरीके के हैरेसमेंट से हमारे देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं, तो मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन होता है। इंडिविजुअल लिबर्टी सबसे ज्यादा अगर कहीं से निकल के आती है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट से निकल के आती है। फिर रूल ऑफ लॉ की बात कहाँ की गई है, हमारे फंडामेंटल, हालांकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सब क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से निकल के आता है, हमारे फंडामेंटल राइट से। हमारे माइनॉरिटीज को, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, हमारे देश के वीकर सेक्शंस, सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन, डिसेबल्ड, इन सबको राहत कहां से मिली है, हमारे फंडामेंटल राइट से मिली है। हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने वाला कौन है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 से 30, जाके देखिए। गवर्नमेंट टोटलिटेरियन ना हो जाए, अथॉरिटेरियन ना हो जाए, अपनी ही ना चलाने लगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की ताकत को रोकने के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स। सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हमारे यहाँ पे कौन लेके आता है, फंडामेंटल राइट्स। इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को कौन बचाता है, फंडामेंटल राइट्स। लोग हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, इस चीज को कौन इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स। ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो यहाँ लिखी हैं, जिनको मैं आपको अपने लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। कुछ ऐसे राइट्स हैं दोस्तों जो कि फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किए गए, पर वो कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे दिखते हैं। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब जब कोई चीज किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आ गई, संविधान में आ गई, तो जब वो चीज संविधान में लिख गई तो वो क्या हो गई, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गई ना भाई, और वो लीगल राइट भी हो गई, लेकिन नॉन फंडामेंटल राइट हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो लीगल राइट हो गई। फंडामेंटल राइट भी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट हो ये जरूरी नहीं है। तो आप कह सकते हो सबसे ऊपर आ गया फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लीगल राइट्स की कैटेगरी में दोनों आते हैं, तो फंडामेंटल राइट भी एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी एक लीगल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट इसमें घुस सकता है। बलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, बिना इनके हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती। अब देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला आर्टिकल जो निकल के आता है वो है आर्टिकल 265 इन पार्ट 12। क्या बोला जा रहा है कि हमारे देश के लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ ही आप कोई टैक्स लगा सकते हो लोगों के ऊपर। तो आपको पता है भाई फाइनेंस बिल आता है हर साल, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, बजट आता है ना, उसके बाद में फाइनेंस बिल भी आता है ना। वो फाइनेंस बिल क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उस फाइनेंस बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स हटा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लिक्वर को टैक्स करने की ताकत होती है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाने की ताकत होती है, कितना टैक्स लगाना है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के पास भी बहुत लिमिटेड पावर है टैक्स लगाने की, लेकिन वो पावर उनको लॉ से मिली है। तो लॉ की अथॉरिटी के अलावा कोई किसी पर टैक्स नहीं लगा सकता, ये कहां लिखा है, आर्टिकल 265। ठीक है, फिर आगे आते हैं आर्टिकल 300 इन पार्ट 12, कई बार बता चुका हूं, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये चीज पहले फंडामेंटल राइट्स में थी आर्टिकल 19 के अंदर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से उसे वहां से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। तो अब अभी भी देखिए, पहले क्या था, गारंटीड राइट टू कंपनसेशन, अब गारंटीड राइट टू कंपनसेशन नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या है ये मैं पहले समझा चुका हूं, पहले की वीडियोस देखिए जाके। और फाइनली आता है आर्टिकल 300 ए इन पार्ट 13। ये क्या बोलता है, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। तो मतलब इंटर स्टेट ट्रेड पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और जो भी टैक्सेस किए गए हैं सेग्रीगेट क्लासिफाई वो जीएसटी के हिसाब से कर दिए गए। तो स्टेट की अलग जीएसटी, सेंटर की अलग जीएसटी, दोनों की मिला के इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो एक अलग चीज है। तो ट्रेड कॉमर्स और इंटर केस पे विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट एनी प्रॉपर आप कह सकते हो स्टैट्यूटरी बैकिंग, आप टैक्स नहीं लगा सकते।
तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स फ्री होगा। तो ये कहां लिखा है? आर्टिकल 301 में लिखा है, पार्ट 13 में। तो ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो कि कहा जा सकता है ये फंडामेंटल राइट्स जैसे हैं, बट उनको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। अब जब इनको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया तो हुआ क्या? आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होता इन पे, यानी अगर ये वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे सीधे नहीं जा सकते, पहले आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा अंडर द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है। इसके बाद आर्टिकल में क्या क्या है वो बता रखा है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में एक एक चीज को दोस्तों मैंने खोद खोद के बताया, तो कौन से आर्टिकल का टाइटल क्या है ये दोबारा बताने का मतलब नहीं बैठता। अब हम सीधे अगले चैप्टर पे आएंगे, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो दोस्तों, प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। जब तक ये ज्यादा शेयर और लाइक नहीं होंगे, वैसे तो आप लोग कर रहे हो, बट और करें तभी यूट्यूब मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा। जब तक यूट्यूब की एल्गोरिथम रिकमेंड नहीं करती, मैं कितनी भी अच्छी वीडियोस ना बना दूं वो सक्सेसफुल नहीं होंगी, और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर